डियर स्टूडेंट्स, मैं रामकृष्ण सर, आवासीय एडी पब्लिक स्कूल रेसना। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन का तीसरा क्लास पढ़ेंगे, जिसमें दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक है दर्पण। तो हम लोग जान लेंगे कि दर्पण क्या है। इंग्लिश मिरर। दर्पण जो है, हम लोग दर्पण में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। दर्पण का एक भाग जो है वह चिकनी और चमकीली होती है और दूसरा भाग पेंट किया हुआ रहता है। अब दर्पण का जो है एक सतह कलई किया हुआ रहता है और एक सतह चिकनी और चमकीली होती है। दर्पण का निर्माण किससे होता है? तो ग्लूकोज से होता है। ग्लूकोज की इसमें सहायता होती है, ग्लूकोज का योगदान होता है दर्पण के निर्माण में। और दर्पण के दूसरी तरफ जो कलई की हुई रहती है वह रहती है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड से कलई की हुई जाती है। दर्पण को हम लोग परिभाषित करेंगे, वैसी चिकनी एवं चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण को हम लोग परिभाषित करेंगे, वैसी चिकनी एवं चमकीली सतह जो निश्चित नियम के अनुसार निश्चित रूप से प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करती है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण का एक सतह पॉलिश यानी कलई, पेंट भी बोलते हैं हम लोग, क्या हुआ रहता है। यदि हम लोग दर्पण की एक सतह में पेंट नहीं करेंगे तो वह शीशा की भांति रहेगा, इसलिए दर्पण का एक सतह पेंट की जाती है। दर्पण का निर्माण ग्लूकोज से होता है और इसमें जो कलई की जाती है दर्पण में, उसमें AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड रहता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के प्रकार। दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण प्लेन मिरर और दूसरा है गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग याद रखेंगे दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण इंग्लिश प्लेन मिरर, दूसरा गोलीय दर्पण इंग्लिश स्फेरिकल मिरर। अब हम लोग जानेंगे कि समतल दर्पण क्या है, प्लेन मिरर क्या है। तो प्लेन मिरर जो है, इसका परावर्तक सतह जो है, रिफ्लेक्टेड सरफेस जो है, यह समतल होता है और एक सतह ये कलई की हुई है। और कलई की हुई सतह के विपरीत सतह जो है, ये सतह, ये वाला सतह जो है, ये वाला सतह परावर्तक सतह होता है। समतल दर्पण को परिभाषित करेंगे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण को हम लोग परिभाषित करेंगे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, समतल दर्पण से ही जुड़ी हुई एक पॉइंट है, समतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। आगे पढ़ेंगे हम लोग समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का पहला उपयोग है, चेहरा देखने में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हम लोग जो चेहरा देखते हैं, हम लोग जो घर में दर्पण का उपयोग करते हैं, उसकी प्रकृति क्या होती है? समतल होती है, जिसके माध्यम से हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। समतल दर्पण का पहला उपयोग चेहरा देखने में किया जाता है। दूसरा उपयोग देखिए समतल दर्पण का, समतल दर्पण का उपयोग ड्रेसिंग टेबल में किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग ड्रेसिंग टेबल में किया जाता है।
तीसरा उपयोग है समतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। जैसे हम लोग सोलर कुकर के माध्यम से खाना बनाते हैं, तो सोलर कुकर में क्या होता है, सोलर कुकर में सबसे पहले कुकर के ऊपर में सोलर प्लेट लगी हुई रहती है और उसके दूसरी तरफ एक दर्पण रख दिया जाता है। जैसे ही सूर्य के प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती है तो वह परावर्तित किरण उस सोलर प्लेट पर पड़ता है, तब उसमें खाना बनकर तैयार होता है। तो तीसरा उपयोग हम लोग याद रखेंगे, सोलर कुकर के रूप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चौथा है समतल दर्पण का उपयोग परिदर्शी के रूप में किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग परिदर्शी यानी पेरिस्कोप के रूप में किया जाता है। अगला देखिए, अगला हेडिंग है हम लोगों का समतल दर्पण की विशेषताएं। अब हम लोग समतल दर्पण का उपयोग पढ़ लिए, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग समतल दर्पण की विशेषताएं। समतल दर्पण का पहला विशेषता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। समतल दर्पण में जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु के बराबर होता है। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की आधी दर्पण की लंबाई होनी चाहिए, तब ही समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। दूसरा देखिए विशेषता है समतल दर्पण का, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है। जैसे हम लोग समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखेंगे तो हम लोग सीधा देखेंगे तो सीधा प्रतिबिंब दिखाई देगा। अगर किसी कोई चीज टेढ़ा रहेगा तो टेढ़ा दिखाई देगा। जिस प्रकार से वस्तु रहेगा उस प्रकार से उसका प्रतिबिंब भी दिखाई देगा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा होगा। अब आगे हम लोग समतल दर्पण का तीसरा विशेषता पढ़ेंगे। आगे हम लोग समतल दर्पण की तीसरा विशेषता पढ़ेंगे। समतल दर्पण की तीसरा विशेषता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखते हैं। जैसे समतल दर्पण में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं नजदीक से तो उसमें चेहरा दिखाई देता है, लेकिन जब दूर में रख देते हैं समतल दर्पण को तो लगता है कि प्रतिबिंब भी उतना पीछे है। जैसे जैसे हम लोग समतल दर्पण के नजदीक आते जाते हैं तो दर्पण में भी लगता है कि प्रतिबिंब भी नजदीक आ रहा है। तो इसलिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा जितना दूरी पर वस्तु रखते हैं। चौथा विशेषता है समतल दर्पण का, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक होती है। इस प्रतिबिंब को न तो उतार सकते हैं न ही छू सकते हैं। पांचवा विशेषता है समतल दर्पण का, समतल दर्पण पार्श्विक परिवर्तन को दर्शाता है। अब जानेंगे हम लोग पार्श्विक परिवर्तन क्या होता है। जैसे समतल दर्पण के सामने हम लोग अपने दाहिने हाथ को हिलाते हैं तो उसमें बायां हाथ हिलता हुआ दिखाई देता है। या जैसे हम लोग दाहिने तरफ के आंख पर हाथ देते हैं तो बायां तरफ के आंख पर लगता है कि हाथ दिया हुआ है। तो यही क्रिया जो है, जैसे हम लोग समतल दर्पण में शरीर के दाहिने भाग को कुछ करते हैं तो उसका बायां भाग पर वह असर पड़ता हुआ दिखाई देता है और बायां भाग पर करते हैं तो दाहिना भाग पर वह असर दिखाई देता है। वही होता है पार्श्विक परिवर्तन। अगला हम लोग पढ़ेंगे, जब दो समतल दर्पण को एक दूसरे से थीटा डिग्री के कोण पर झुका कर रख दिया जाए और उनके बीच किसी वस्तु को रखा जाए तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे, कैसे जानेंगे। जब दो समतल दर्पण को एक दूसरे से थीटा डिग्री के कोण पर रख दिया जाए और उनके बीच किसी वस्तु को रखा जाए तो दर्पण में बने प्रतिबिंब की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो दर्पण में बने प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए 360 डिग्री में दोनों समतल दर्पण जितना डिग्री के कोण पर झुकाकर रखा गया है उससे भाग देंगे। दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए
दोनों समतल दर्पण जितना डिग्री के कोण पर झुका कर रखा गया है उससे 360 डिग्री में भाग देंगे। जैसे हम लोग आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले देखते हैं इसमें कुछ नियम है प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए। पहला नियम है भाग देने के बाद यदि सम संख्या आए तो एक घटा लेंगे। प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए 360 डिग्री में जो हम लोग भाग देंगे, जितना डिग्री पर दोनों समतल दर्पण झुका कर रखा गया उससे जो भाग देंगे, तो भाग देने के बाद जो भागफल आएगा, भागफल में यदि सम संख्या आता है तो उसमें से क्या करेंगे, एक घटाएंगे। 5 आएगा तो एक घटाएंगे, 4 बच जाएगा, सॉरी 4 आएगा तो एक घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। 6 सम संख्या है, 6 आएगा तो एक घटाएंगे तो 5 बच जाएगा। इस प्रकार से भाग देने के बाद अगर सम संख्या आता है तो एक घटा देंगे। दूसरा देखिए क्या है, यदि विषम संख्या आए तो वही उत्तर होगा। यदि विषम संख्या आता है तो वही उत्तर होगा। जैसे विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 है और यह विषम संख्या अगर आता है भाग देने के बाद तो उसमें कुछ भी न जोड़ेंगे न घटाएंगे, वही उसका उत्तर होगा। और तीसरा है यदि भिन्न संख्या आए तो भिन्न संख्या का मतलब क्या, अंश बटे हर के रूप में आए तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें अंश वाले हर वाले संख्या से अंश वाले संख्या में भाग दे देंगे। भाग देने के बाद दशमलव में आ जाएगा तो दशमलव से पहले की पूर्ण संख्या जो है वही उत्तर होगा। एक बार फिर से हम लोग जान लेंगे, जब दो समतल दर्पण को एक दूसरे से थीटा डिग्री के कोण पर रख दिया जाए और उनके बीच किसी वस्तु को रखा जाए तो उसमें बने प्रतिबिंब की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसमें बने प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए 360 डिग्री में दोनों समतल दर्पण एक दूसरे से जितना डिग्री के कोण पर झुका कर रखा गया है उससे भाग देंगे। भाग देने के बाद यदि सम संख्या आए तो एक घटा देंगे, यदि विषम संख्या आए तो वही उत्तर होगा। यदि भिन्न संख्या आए तो दशमलव से पहले की पूर्ण संख्या जो है वह उत्तर होगा। इसका एक उदाहरण भी है, इस सवाल को हम लोग अभी हल करते हैं। जैसे देखिए यहाँ सवाल है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर झुका कर रखा गया है तो उनके बीच बने प्रतिबिंब की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो प्रतिबिंब की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर दोनों समतल दर्पण कितना डिग्री के कोण पर रखा गया है, तो 45 डिग्री के कोण पर है, थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। लिखेंगे प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या। तो प्रतिबिंब की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ हम इसका आंसर में यहाँ बताए हैं कि 360 डिग्री में 360 डिग्री में दोनों समतल दर्पण एक दूसरे से जितना डिग्री के कोण पर झुका कर रखा गया, तो यहाँ 45 डिग्री के कोण पर झुका कर रखा गया है तो 45 से भाग देंगे। भाग देने के बाद हम लोगों को कितना आएगा, 8 आएगा। भाग देने के बाद 8 सम संख्या है, इसमें से एक घटा लेंगे, बच जाएगा कितना, 7। अब देखिए दो समतल दर्पण को एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर झुका कर रखते हैं तो उसके बीच कितना प्रतिबिंब बनेगा, 7। आगे हम लोग विषम संख्या वाला भी एक उदाहरण लेंगे और भिन्न संख्या वाला भी एक उदाहरण लेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग दूसरा सवाल पढ़ेंगे। समतल दर्पण में एक एग्जाम्पल हम लोग पढ़ लिए थे कि यदि दो दर्पण को एक दूसरे से थीटा डिग्री के कोण पर झुका कर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। दूसरा उदाहरण है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर झुका कर रखा गया है तो उसमें बने प्रतिबिंब की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, या उनके बीच बने प्रतिबिंब की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो प्रतिबिंब की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग, सबसे पहले देखते हैं कि दोनों समतल दर्पण कितना डिग्री के कोण पर झुका कर रखा गया है। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों समतल दर्पण एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर झुका कर रखा गया है।
थीटा हो गया 120 डिग्री। अब लिखेंगे प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या। तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर सूत्र होता है थीटा बटे 360 डिग्री, और थीटा का मान दिया हुआ है 120 डिग्री। 120 डिग्री बटे हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखिए 0 0 कट गया, सॉरी ऐसे नहीं, 360 डिग्री में थीटा से भाग देंगे हम लोग। तो 360 अब बट्टे हो जाएगा 120, 0 0 कट जाएगा, 12 तिया 36। प्रतिबिंब की संख्या कितना निकल गया? 3। 3 जो कि विषम संख्या है, और हम लोग पढ़े थे प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने का नियम में पढ़े थे कि यदि विषम संख्या आए तो वही उत्तर होगा। विषम संख्या यहाँ 3 आया है, तो जब दो समतल दर्पण को एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर रखे तो यहाँ प्रतिबिंब की संख्या 3 निकल गया। तो जब दो समतल दर्पण को एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर रखेंगे तो उसके बीच 3 प्रतिबिंब बनेंगे। आगे देखिए तीसरा सवाल है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 75 डिग्री के कोण पर झुकाकर रखा गया है, तो उनके बीच बने प्रतिबिंब की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? थीटा हम लोग देखेंगे कितना है, तो थीटा का मान है 75 डिग्री, और लिखेंगे नीचे प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री बटे थीटा, 360 डिग्री बटे थीटा का मान कितना है? 75 डिग्री। अब 75 से इसको काटते हैं हम लोग, देखते हैं कितना आता है। 15 से काटते हैं, 15 50 75, 15 दूनी 30, 15 चौके 60। अब इससे 5 से 24 में भाग देंगे, 5 चौके 20, 0.5 4.8 आ गया। तो दशमलव से पहले की जो पूर्ण संख्या है, दशमलव यहाँ है और इससे पहले का जो पूर्ण संख्या है वही उत्तर होगा। तीसरा नियम में लिखाए थे, तो इसमें बने प्रतिबिंब की संख्या कितना हो जाएगा? 4। जब दो समतल दर्पण को एक दूसरे से 75 डिग्री के कोण पर रखेंगे तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 4 प्रतिबिंब बनेंगे। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग गोलीय दर्पण। अगला टॉपिक पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण क्या होता है? यह खोखला गोला का एक भाग होता है। गोला जो वृत्त की आकृति का होता है, इसके बीच में एक केंद्र रहता है, लेकिन यहाँ केंद्र को दर्शाना जरूरी नहीं है। तो गोलीय दर्पण जो है यह खोखला गोला का भाग होता है। जैसे ये खोखला गोला है, खोखला गोला अर्थात गोले के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। तो गोलीय दर्पण का परिभाषा है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग 2 भाग में बांट लेते हैं यहां से। उसके बाद दर्पण इसको तब कहेंगे जब इसमें एक तरफ से कलई करेंगे, पेंट करेंगे, नहीं तो शीशा की भांति रहेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बाहर से पेंट कर देते हैं, बाहर से कलई कर देते हैं। और इस भाग में क्या करते हैं हम लोग, अंदर से कलई कर देते हैं। इस खोखले गोला को हम लोग 2 भाग में बांट दिए। तो खोखला गोला को 2 भाग में बांट दिए, ये गोलीय दर्पण हो गया। अब गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है, इसको जानेंगे। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका
परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है वह होता है अवतल दर्पण। जैसे इस दर्पण का हम लोग देख रहे हैं कि परावर्तक सतह ये अंदर वाला भाग है और ये धंसा हुआ है, तो ये हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है वह हो गया उत्तल दर्पण। ये वाला सतह जो है ये परावर्तक सतह है और यह कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। इस प्रकार से हम लोग खोखले गोले को दो भाग में बांटकर अवतल और उत्तल दोनों दर्पण को दर्शा लिए। तो इसके बाद हम लोग आगे अवतल दर्पण का परिभाषा पढ़ेंगे। उससे पहले इसमें एक पॉइंट हम लोग और जान लेते हैं। गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण अवतल हो या उत्तल दोनों वक्रित रहता है, दोनों मुड़ा हुआ रहता है। अवतल दर्पण अंदर के तरफ वक्रित रहता है और उत्तल दर्पण भी अंदर के तरफ ही वक्रित रहता है, लेकिन इसमें अंदर से पेंट किया जाता है और अवतल दर्पण में बाहर से पेंट किया जाता है, बाहर से कलर किया जाता है। अवतल दर्पण क्या है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे अवतल दर्पण का चित्र हम लोग बनाते हैं यहाँ, ये हो गया अवतल दर्पण। आगे हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग, यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। आगे हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे और उसके बाद उत्तल दर्पण को परिभाषित करेंगे।